फिर जालानी ये साबित करने में कामयाब हो गया कि डॉक्टर किशोर पारेख मौकाए वारदात पर नहीं हो सकता था, क्योंकि उस रात वो पूना में था। बाद में बात संवारने के लिए मैंने दावा किया कि झालानी को नाम सुनने में मुगालता लगा था। असल में मैंने डॉक्टर किशोर पारेख नहीं, डॉक्टर पी.आर. किशोर का नाम लिया था। वो नाम कैसे सूझा तुम्हें? एसएचओ साहब ने सुझाया। गोविलकर ने डॉक्टर किशोर से कोई सांठगांठ की थी क्या? ऐसा ही होगा सर। क्या क्या सांठगांठ की? मेरे को नहीं मालूम। जिसको मालूम है, कमिश्नर बोला, वो बोलेगा, बहुत जल्द बोलेगा। जॉइंट कमिश्नर ने सहमति में सिर हिलाया। तो वो फिर गोखले से संबोधित हुआ। गोवानी लड़की को लाश के साथ लिटाकर वहां से निकाला गया था और बाद में उसे बड़ा बटाटा ने कब्जा लिया था। जी हाँ, गोखले बोला। लिहाजा तुमने एक कत्ल के केस को नहीं, एक अगवा के केस को भी नजरअंदाज किया। सर, मैं अकेला क्या कर सकता था? गोखले गिड़गिड़ाया। जब एसएचओ साहब का हुक्म था कि बड़ा बटाटा जो करता था होने देना था, तो मैं क्या करता? डीसीपी को खबर की होती। सर, वो भी तो। तत्काल गोखले के होंठ काटे। नेवर माइंड, कमिश्नर बोला। अब तुम दोनों अपने इकबालिया बयान दर्ज कराओगे और कुछ अरसा कहीं गुमनाम लॉकअप में बंद रहोगे। सर, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हवलदार पावटे तब पहली बार बोला। मैंने तो खाली साहब लोगों का हुक्म माना। मुझे किस लिए? रिश्वत में हिस्सेदारी नहीं की क्या कमीने ने? जॉइंट कमिश्नर कड़क कर बोला। साहब, मुझे गोखले ने मजबूर किया था। गोखले ने मजबूर किया था या रिश्वत की रकम ने मजबूर किया था? साहब, मैंने तो कोई रोकड़ा नहीं मांगा था, वो ही मुझे जबरदस्ती। उस वक्त मजबूर था तो बाद में क्यों नहीं बोला? साहब, किसको बोलता? सब तो मिले हुए थे। फिर भी बोलता तो बड़ा बटाटा मेरी लाश गिरा देता। साहब, मैं बाल बच्चेदार आदमी, मैं कैसे? शट अप। सर, तब गोखले भी चुप नहीं रह सका। ये किधर से मजबूर था? ये बोलता था इसे रोकड़ा कब मिला? ये तो बराबर के हिस्से की जिद कर रहा था। सुना? हवलदार के कस बल निकल गए। वो फिर नहीं बोला। आई थिंक, कमिश्नर धीरे से बोला, नाउ इज द टाइम टू गेट बड़ा बटाटा। जॉइंट कमिश्नर ने सहमति में सिर हिलाया। अपनी आदत के खिलाफ उस रोज दिलीप भालेकर दिन भर घर पर था। उसकी माँ सुबह से ही मंदिर गई हुई, जहाँ की भजन कीर्तन में शामिल वो शाम ढलने से पहले नहीं लौटने वाली थी। उसके घर से गैर हाजिरी का फायदा उठाकर उसने दोपहर को ही बोतल खोल ली थी और तभी से वो निरंतर पी रहा था। पिछली रात नेताजी के घर में उसकी जो तौहीन हुई थी, वो उसे भी हजम नहीं हो रही थी। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात उसे ये लगी थी कि उसके साथ हुई बदसलूकी में नेताजी ने भी बराबर की शिरकत की थी। कोटक और लाहौटी को भी उनकी शय जान पड़ती थी कि वो भालेकर के साथ बेरुखी से पेश आए। भले ही उसका ख्याल गलत हो, लेकिन पेश तो वो दोनों भीड़ू बराबर ऐसे ही आए थे। देखेंगे सबको, वो बड़बड़ाया। देखेंगे कौन कौन सा काम मेरे बगैर करके दिखाता है। तभी मोबाइल की घंटी बजी। अनमने भाव से उसने कॉल रिसीव की। हेलो, वो बोला। भालेकर। दूसरी तरफ से कोई सावधान स्वर में बोला, दिलीप भालेकर? हाँ, कौन बोलता है? जो बड़ा बटाटा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, अरे वही छू मैं। तू तो बोल, तू कौन है? जो एक भेड़ू या एक बाई का पता निकालने वाले को 50,000 रुपया इनाम देने को बोला। वो सवाल होते ही भालेकर का मिजाज बदला और लहजे में नरमी आई। तेरे को खबर किसी की क्या? वो बोला। हाँ बाप। किसकी? शायद दोनों की। कैसे हो सकता? उसने सोचा। जीत सिंह तो मुंबई में था। पिछली रात को हाथ भले ही नहीं आया था, लेकिन उसकी कमाठीपुरे में मिश्री नाम की बाई के फ्लैट में पनाह पाए होने की तस्दीक हुई थी। शायद बोला। प्रत्यक्षता भालेकर ने पूछा। बाप, हुलिया ही तो सुना किसी भीड़ू से। मिस्टेक हो सकता है। किधर से बोलता है? पूना से। नाम बोल। चंद बाबू। क्या करता है? टैक्सी चलाता है। इस चोरी बोल अपना, क्या कहना मांगता है? बाप, सोमवार को सरकारी झंडा सलामी वाले दिन दोपहर बाद 2 बजे में पूना रेलवे स्टेशन में 3 पैसेंजर उठाया। उनमें अगर थी तो एक वो लड़की थी जिसका हुलिया
इधर अंडरवर्ल्ड में सर्कुलेट होएला है, दूसरा वेबसाइट भीड़ू था और तीसरा एक लाल थोबड़े वाला बूढ़ा गोवानी था जिसकी खोपड़ी पर सफेद बाल थे और ठुड्डी पर सफेद निकोली दाढ़ी थी। एक बार वो अपना नाम एडू एडू करके कुछ बोला पर मेरे पल्ले में पड़ा नहीं। लड़की भी गोवानी थी और उसका नाम लारा करके कुछ था। बढ़िया। और दूसरा भीड़ू? वो गोवानी नहीं था पर मराठा भी नहीं था। आगे बढ़। बाप वो लोग मेरे को छावनी के इलाके में अन्ना नगर चलने को बोला जिधर एक प्राइवेट रोड पर एक 3 मंजिला इमारत थी और उनकी बातों से लगता था कि वो नशेबाजों का नशे का आदत छुड़ाने का अस्पताल था जिसे कोई डॉक्टर वॉल्सन चलाता था और वो लारा करके बाई हेरोइन नाम के किसी नशे के लिए अक्खा रास्ता तड़पती रही थी। बढ़िया। पर वो इलाज का वास्ते उधर भर्ती होने को बार बार नक्की बोलती थी और वो दोनों बूढ़ा और जवान भीड़ू बार बार उसे समझाते थे और बोलते थे कि उधर के इलाज से वो 17 तारीख जैसा एंड फिट सबको खल्लास कर देने वाला छोकरी बन जाएगा। 17 तारीख बोला? हाँ बाप, लगता था जैसे उसने 17 तारीख से ही नशा करना शुरू किया हो। फिर आखिरकार वो भर्ती होने का वास्ते हाँ बोली तो वो इमारत के भीतर जाकर उतरे और मेरे को भाड़ा देकर उधर ही नक्की किया। यानी कि अभी वो छोकरी, वो लारा करके गोवानी छोकरी उधर उस नशा छुड़ाने वाले अस्पताल में भर्ती होएगा। हाँ बाप, उनकी बातों से तो ऐसा ही लगा कि छोकरी को उधर लंबा टिक्के रहने का था। और दाढ़ी वाला बूढ़ा भीड़ू जो तेरे को गोवानी लगा और वो जवान भीड़ू जिसका मैं हुलिया फैला के रखा, उनका क्या बोलेगा बाप? क्या पता छोकरी की खातिर वो दोनों भी या कोई एक वो बूढ़ा उधर ही छो। क्या बोलेगा बाप? नाम फिर बोल, पता बोल, टैक्सी का नंबर बोल, पक्का अड्डा किधर है वो बोल। उसने सब बोला। ठीक है, भालेकर बोला, अब कट कर। बाप, वो इनाम मिलेगा ना? वो दोनों बल्कि तीनों या उनमें से कोई भी पकड़ाई में आए तो मिलेगा ना? तभी तो तेरा नाम पता चौकस किया। इस बार उसको लाइन काटने को कहने की जगह भालेकर ने खुद ही लाइन काट दी। तत्काल फोन फिर बजा। उसने वो कॉल भी रिसीव की। हेलो, वो बोला। भालेकर, पूछा गया। हाँ, बोनी बोलता हूँ। क्या मांगता है बोनी बाबा? क्या हुआ कल रात? किस बाबत? तेरे को मालूम, कल इतना भाव देखकर बोलता था कि जीत सिंह की खबर निकाल कर तेरा कोई खबरी बोल भी पड़ा था। उधर दादर में बोलता था टाइम खोटी किया तो वो हाथ से निकल जाएगा। बोला क्यों नहीं रात को क्या हुआ? किसको नहीं बोला? अरे किसी को भी। ऐसा ही सही, कोई वांदा है क्या? है ना? क्या? बोनी बाबा, भूल गया बड़ा जादव बोल मेरे को। बोला मेरे को कौन मांगता है? मैं बोले तो जोत मेरे को नहीं मांगता, वो मेरे को किधर मांगता है? भालेकर, ये कौन सी जुबान बोल रहा है मेरे साथ? फारसी नहीं बोल रहा बोनी बाबा। तेरी बातों से लगता है कल जीत सिंह तेरी पकड़ में नहीं आया और अब तू इसी वास्ते झेप मिटाता है, झुंझलाता है, टेंशन लेके दिखाता है। यही बात है भालेकर, तू कुछ नहीं कर सकता। यही बात है, कल तुम सब लोग दादर में जैसा मेरे साथ पेश आया उसको याद करके बोले तो तुम लोगों के लिए मैं कुछ करना भी नहीं मांगता। नेताजी कुछ बोलेगा तो देखेगा, सोचेगा। तेरे को नहीं बोलने का बोनी बाबा। कल इतना बड़ा बोल बोला कि अभी जो करना है तेरे को करना है तो अब करना। तू मेरे को बोला मेरे किए कुछ हाथ नहीं आएगा तो अभी अपने किए कुछ हाथ में लेकर देखना। पूना के छावनी के इलाके में अन्ना नगर करके एक जगह है जहाँ कोई डॉक्टर वॉल्सन नशा छुड़ाने का अस्पताल चलाता है। मैं तेरे को पक्की करके बोलता है कि छोकरी सोमवार 26 तारीख से उधर भर्ती है। अभी बाप बेटे से जो हथेली लगे लगा लेना। बोनी की आवाज नहीं आई। मैं साबले साहब का आदमी है, वो भाव खाकर कुछ बोलेगा तो मैं सुनेगा, बर्दाश्त करेगा। वो मेरा इंसल्ट करेगा तो भी मैं चुप रहेगा, बर्दाश्त करेगा। वो पास बिठाएगा तो बैठेगा, बाजू में नक्की करेगा तो होएगा। पर कोई साला और होता मेरे को कौन है भाव दिखाने वाला। बोनी ज्यादा फट पड़ा। तेरी ये मजाल? हाँ, भालेकर शांति से बोला, मेरी ये मजाल। मैं मामू को बोलेगा। मामू को बोल चाहे मामी को बोल, मेरे को क्या वांदा है।
पर तू बोलेगा तो मैं भी बोलेगा कि तू साला मेरे साथ ऐसे पेश आता है जैसे मेरे को जूता पॉलिश करने को रखा। तेरा बाप साला मेरे से ऐसे पेश आता है जैसे मेरे को गाड़ी को पटका मारने को रखा। बोलना बोलना मामू को, अच्छा होगा मेरे को भी बोलने का मौका मिलेगा। फिर दूसरी तरफ से आवाज नहीं आई। कल कैसे सब साला मेरे को अछूत का माफिक बाजू में परे करके बिठाता था, कैसे मेरे आने से टेंशन लेके दिखता था। मैं साला क्या भूल गया, बात करता है, ताकत बताता है मेरे को, ये कर लेगा वो कर लेगा। एसटीसी खाए बिना साला एक छोकरी को काबू में नहीं कर सकता, अक्का काम खुद कर लेगा। ग्रांट रोड पर गोली चला के लाश के सिरहाने बैठ के रोता था, बूढ़ी बाइयों के माफिक, पर अभी सब सेट कर लेगा। तू भी और तेरे से बड़ा सूरमा तेरा बाप भी, साला बात करता है। लाइन कट चुकी थी, लेकिन नशे में भाले कर पता नहीं कब तक यूं ही बकता झपता रहता। अगरचे की फ्लैट की कॉल बेल ना बजने लगी होती और प्रवेश द्वार ना भड़बड़ाया जाने लगा होता। बुकिंग ऑफिस के सामने तागड़े बेचैनी से चहलकदमी कर रहा था। एडवार्डो उसके करीब पहुंचा। तागड़े, वो रौब से बोला। तागड़े ठिठका। उसने एडवार्डो की तरफ निगाह उठाई। देख डैडी, वो संशय भाव से बोला। देखा, मैं बोला कि नहीं कि तू मेरे को ऐसे, एडवार्डो ने चुटकी बजाई, पहचान जाएगा। बाप, तुम तो नो बाप, डैडी, बिग डैडी। तुम तो मेरे से पहले इधर होने का था। अच्छा, मैं ऐसा बोला क्या? मैं तो यही समझा था कि कोई वादा नहीं, अभी हम दोनों हैं ना इधर। वो तो बरोबर है। मैं बोला ना कि बड़ा बटाटा कॉटेज में मस्ती मारेला है। हाँ, बोला तो। तेरी खातिर वो मस्ती का प्रोग्राम कट करने को और बाई को नक्की करने को तैयार हो गया, उसी में टाइम लग गया। वो किसी बाई के साथ मस्ती करता था। और किसके साथ करेगा? एडवार्डो हंसा। किसी भीड़ू के साथ? नहीं, बड़ा बटाटा वैसा भीड़ू नहीं है, स्ट्रेट मैन है। तागड़े ने सहमति में सिर हिलाया। अभी तेरे को 9 नंबर कॉटेज में पहुंचने का है, बड़ा बटाटा वेट करता है। वो किधर है? नहीं मालूम। ओके, छोड़ के आता है। छोड़ के का है? तुम्हारे को उधर नहीं रुकने का है। दैट मीन्स तू बड़ा बटाटा को जानता नहीं? जानता न तो नहीं, पर बड़ा बटाटा जब किसी खास भीड़ों से खास कॉन्फ्रेंस करना मांगता है तो वो किसी थर्ड पर्सन की, अपने खास को भी नहीं, मेरे को भी नहीं, उसमें शामिल होना नहीं मांगता। ओ, अभी समझा। एडवार्डो उसे 9 नंबर कैबिन तक लाया। वो उसका दरवाजा खोलकर एक और हट गया। तागड़े झिझकता हुआ भीतर दाखिल हुआ। इधर तो कोई नहीं है, वो संशय भाव से बोला। टॉयलेट में होएगा, एडवार्डो आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला। टिक के बैठ। ठीक है, मैं जाता है। एडवार्डो ने दरवाजा बंद कर दिया और उसके साथ लगकर खड़ा हो गया। भीतर तागड़े एक सोफे पर बैठ गया और उस बंद दरवाजे की तरफ देखने लगा, जो कि टॉयलेट का ही हो सकता था। बड़ा बटाटा से ना वो कभी मिला था और ना उसने कभी उसे देखा था। पता नहीं वो कैसा आदमी था और कैसे उसके साथ पेश आता। तभी दरवाजा खुलने लगा। उसने व्यग्र भाव से खुलते दरवाजे की तरफ देखा। जीत सिंह ने बाहर कदम रखा। तागड़े उछलकर खड़ा हुआ। एकाएक उसके कानों में खतरे की घंटियां बजने लगी। तू? उसके मुंह से निकला। हाँ, मैं। जीत सिंह मुस्कुराता हुआ बोला। तो ये बात है। क्या बात है? बड़ा बटाटा का नाम लेकर चक्कर दिया तू मेरे को। क्यों, क्या कोई वादा है? क्या फायदा? जाता है मैं, जाता है और बोलता है कि तू अभी किधर है। एक बार बोला तो कुछ हाथ नहीं आया, अभी दूसरी बार बोलेगा तो जाता है। कैसे जाएगा? दरवाजा तो बाहर से बंद है। वो सक पकाया और फिर झपट कर दरवाजे पर पहुंचा। उसने अपने हैंडल पकड़कर दरवाजे को अपनी तरफ खींचा तो उसे मजबूती से बंद पाया। वो व्याकुल हो उठा। उसने घूमकर तब तक कॉटेज के मध्य में पहुंच चुके जीत सिंह की तरफ देखा और फिर हकलाता सा बोला, काका क्या मांगता है? तेरे जैसे कमीने का कलेजा भून के खाना मांगता है। दांत पीसता जीत सिंह बोला। साले 2 बार मैं तेरा जान बख्शी किया, कितना गलत किया। अभी सब ठीक करता है मैं, हमेशा के लिए। उसने गन उसकी तरफ तानी। तागड़े के होश उड़ गए। गोली की आवाज दूर तक सुनाई देगी। फिर वो हिम्मत करके बोला, फिर तो कैसे बचेगा?
तेरे को मेरी फिक्र? बाहर इतनी भीड़ है, दिन दिहाड़े मेरे को शूट करेगा तो तेरे को क्या पता चलेगा मेरा क्या हुआ? जीत सिंह ने सावधानी से फायर किया। साइलेंसर लगी गन से निकली गोली तागड़े के माथे पर तीसरी आंख बनाती उसके भेजे में घुस गई। भालेकर ने दरवाजा खोला। सामने दो पुलिसिये खड़े थे, एक सब इंस्पेक्टर, एक हवलदार। दिलीप भालेकर, सब इंस्पेक्टर कड़क कर बोला। साले जानता नहीं जो पूछेला है। भालेकर उसे घूरता हुआ बोला। शानपंथी नहीं मांगता, जवाब देने का है। हाँ, मैं भालेकर, क्या मांगता है? यू आर अंडर अरेस्ट। भालेकर जैसे आसमान से गिरा। क्या? उसके मुंह से निकला। क्या बोला? तू गिरफ्तार है। माथा फिरेला है क्या? जानता नहीं मैं किसका आदमी है? साबले साहब वर्दी उतरवा देंगे। ख्यालों की दुनिया में रहना छोड़ भालेकर, वो तेरे वास्ते उंगली भी नहीं हिलाएगा। क्या बोला? अरे भीड़ू, तेरे को मधुकर राव साबले की वजह से ही गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या बकता है? बात को समझ भालेकर, अब तेरे सिर पर साबले का हाथ नहीं है। ये नहीं हो सकता। हेडक्वार्टर पहुंचेगा तो उसका दस्तखत शुदा बयान तेरे को दिखा दिया जाएगा। बयान? कैसा बयान? जो उसने कमिश्नर को दिया है। क्या है उसमें? नेताजी का बयान है कि केकी जाधव के कत्ल की लीपापोती के सिलसिले में जो कुछ किया, या तूने अकेले किया या बोनी जाधव के साथ मिलकर किया। गोवानी लड़की लारा रेबेलो का अगवा तूने किया। शेख मुनीर जो गायब है, तेरी वजह से गायब है। उसका भला बुरा जो किया तूने किया। नेताजी कहता है कि इनमें से किसी वाक्य की उसे कभी कोई खबर नहीं थी। कहता तो वो ये सुनकर हक्का बक्का रह गया था कि उसके भांजे के साथ मिलकर तूने इतना बड़ा गुल खिलाया था। भालेकर मुंह बाएं उसे देखता रहा। उसका नशा कब का हिरण हो चुका था। लंबी सजा पाएगा तू भालेकर, और जिसके लिए तूने ये सब किया वो फांसी पर लटकेगा। नेताजी ऐसा नहीं कर सकता। भालेकर होंठों में बुदबुदाया। अरे, जो वो कर भी चुका तू बोलता है वो नहीं कर सकता। हेडक्वार्टर में उसकी साइन स्टेटमेंट तेरे को दिखाई जाएगी। बच सके तो बच लेना। साली ऐसी फड़काऊ स्टेटमेंट है कि लगता है सलीम जावेद से लिखवा के लाया। वो लिखा, जज्बाती होकर लिखा कि वो तो खुद चाहता है कि तेरे को और बोनी जाधव को तुम्हारी करतूतों की सख्त से सख्त सजा मिले। वाह, कितना महान नेता है मधुकर राव साबले एमपी। भालेकर खामोश रहा। अब चल भीड़ू, सब इंस्पेक्टर बात थामता हुआ बोला। टाइम खोटी ना कर। तेरी गिरफ्तारी का हुक्म सीधे कमिश्नर ने जारी किया है। टाइम लगेगा तो वो नाराज हो जाएगा। बात छोड़। भालेकर अपनी भांज झटकता बोला। मेरे को अभी गिरफ्तार होना नहीं मांगता। मेरे को पहले नेताजी से बात करना मांगता है। अरे, क्या बात करेगा? मैं क्या तेरे से झूठ बोलेगा? तो नक्की कर, 2 घंटे बाद आना। मैं तेरे को इधर ही मिलेगा। माथा फिरेला है? नौकरी छुड़वाएगा हमारी? सब इंस्पेक्टर ने बेल्ट होलिस्टर में से अपनी पिस्तौल खींच ली। लफड़ा किया तो इधर ही ढेर कर देगा। तेरी मजाल नहीं हो सकती। होगी ना? बोलेगा फरार होना मानता था। ओ, क्या चलता है? भालेकर ने अपना जिस्म ढीला छोड़ दिया। चलता है ना बाप? अब आई बात अकल में। सब इंस्पेक्टर ने पिस्तौल वापस होलिस्टर में रख ली। भालेकर ने कदम आगे बढ़ाया, फिर ठिठका। अब क्या है? सब इंस्पेक्टर बोला। घर में कोई नहीं है, भालेकर बोला। ताला लगा के चाबी बाजू के फ्लैट में देने का है। ताला किधर है? भीतर किचन में। चल, मैं लेके आता है ना? नहीं मांगता, आगे बढ़। हमारे को साथ जाने का है। दोनों को? तेरे को कोई प्रॉब्लम क्या? नहीं। तो ठीक है। तीनों ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। भालेकर ने किचन का रुख लिया। उसकी चौखट के करीब पहुंचने से पहले ही वो एकाएक घूमा और उसने बिजली की फुर्ती से सब इंस्पेक्टर के होलिस्टर से पिस्तौल खींच ली। खबरदार, वो पिस्तौल दोनों की तरफ तानता बोला। माथा फिरेला है क्या? सब इंस्पेक्टर भड़के स्वर में बोला। साले पहले कम लफड़ा किएला है जो अभी और लफड़ा मांगता है। मैं पहले तेरे को ही शूट करेगा। सब इंस्पेक्टर के कस बल ढीले पड़ गए। क्या? वो बोला, हवलदार को जाने देगा? तेरे को भी जाने देगा। मेरी तुम्हारे से कोई अदावत नहीं है।
अभी क्या मांगता है? बाथरूम में जाना है दोनों को। भालेकर ने दोनों को बाथरूम में बंद किया, फिर फ्लैट का मुख्य द्वार भी बंद किया और वहां से रुखसत हो गया। बोनी जाधव ने अपने पिता को अपने और बड़ा बटाटा के बीच हुए वार्तालाप की बाबत बताया। अच्छा, छगन जाधव भड़का। ऐसा बोला वो साला तेरे को? नशे में जान पड़ता था तो भी क्या गले पड़ के दिखाएगा? नेताजी का खास है तो ताकत बताएगा। साला औकात भूल गया अपनी। मैं बात करूंगा नेताजी से। क्या फायदा होगा? वो सेट कर देंगे उसे। सीधा नहीं होगा तो निकाल बाहर करेंगे साले को। हमें क्या फायदा होगा? छगन जाधव सक पकाया। डैडी, नेताजी जो कर सकते थे कर चुके। उनका पालतू कुत्ता जो हथेली लगा सकता था लगा चुका। अब आगे जो करना है सब मेरे को करना है। तेरे को? और किसको? क्या है कोई निगाह में? मैं गोविलकर से बात करूंगा। प्रेस के एक्सपोज के बाद अभी गोविलकर आपके वास्ते कुछ करेगा मेरे को नहीं लगता। अभी तो वो अपनी खाल बचाता होगा, हमारी किधर सुनेगा? सुनेगा तो क्या गारंटी है कि फौरन कुछ करेगा? तो क्या करना मांगता है? डैडी, कल भालेकर एक बात पते की बोला था। कौन सी बात? वो गंवानी छोकरी खल्लास तो खेस खल्लास। चाहे पुलिस कुछ करे, चाहे एक्सप्रेस बात को उछाले, स्टोरी का अक्का दारोमदार गोवानी छोकरी पर। हाँ डैडी, भालेकर नशे में होने की वजह से फोन पर एक बात बका जो कि होश में होता तो ना बकता। वो बोला गोवानी छोकरी पूना के अन्ना नगर में डॉक्टर वॉल्सन के नशा छुड़ाने वाले अस्पताल में सोमवार से भर्ती थी। वो जान भी गया। कोई खबरी बोला होगा पूना से। फोन पर चैलेंज फेंकता था कि हमसे जो होता है कर ले। डैडी, अभी सब मेरे को ही करने का है। तू क्या करेगा? मैं उधर जाके छोकरी को खल्लास करेगा। माथा फिरेला है तो उसके पास भी नहीं फटक पाएगा। आप भूल रहे हो कि मैं एसपीओ अभी भी है। ग्रांट रोड वाली वारदात के बाद कोई मेरे को हटाया नहीं। कोई मेरे को अपना आई कार्ड वापस जमा कराने को नहीं बोला। परसों सुबह तो मेरे को मेरा गन भी वापस सौंप दिया गया। मैं उधर इंस्पेक्टर की वर्दी पहनकर बेल्ट में गन लगाकर पहुंचेगा, आई कार्ड दिखाएगा और बोलेगा कि वो छोकरी सेफ कस्टडी के लिए मुंबई पुलिस को मांगता था, तो कौन रोकेगा मेरे को? छगन जाधव सोचने लगा। फिर रास्ते में ही साली की मुंडी काटेगा और उधर ही कहीं लाश फेंक के घर आ जाएगा। खबर छूटी निकली वो उधर ना हुई तो क्या ठंडे ठंडे मुंबई लौट आएगा? बाद में पता नहीं चलेगा कि उधर से छोकरी को कौन ले गया था। नहीं चलेगा डैडी। हर कोई खाकी वर्दी का रौब खाता है, कंधों में लगे सितारों का रौब खाता है, बेल्ट में लगी गन का रौब खाता है, बेल्ट पर गुदे मुंबई पुलिस के साइन का रौब खाता है। फिर जब आई कार्ड देखता है तो उस पर लगी खाली फोटो देखता है। नाम की तरफ कौन ध्यान देता है? पर फिक्र नहीं करने का, मैं हैंडल करेंगा ना। अकेला काहे? एक भेड़ो साथ होएगा ना। हवलदार की वर्दी में एक सफेद मैटाडोर वैन होएगा जिसके आजू बाजू मुंबई पुलिस लिखा होएगा। क्या सब इंतजाम कर लेगा? बरोबर 2 घंटे में, बड़ी हद 3 में सब फिट। वो हवलदार मैं। क्या बोला? वर्दी में तेरे साथ हवलदार मैं। पर बोनी गवाह नहीं मांगता। वो गवानी छोकरी गवाह थी तो इतना पंगा हुआ, अभी और पंगा मांगता है क्या? पर डैडी आप जरूरी है, वरना नक्की कर और इंतजार कर कि आखिरकार भालेकर ही कुछ करेगा। नहीं, भालेकर नहीं। उसके इतना भौंक चुकने के बाद अब भालेकर नहीं। तो हाँ बोल। ठीक है डैडी। लाहौटी ने नेताजी की कार दादर मेन रोड पर उनके आवास के कंपाउंड में लाकर रोकी। गैराज में बंद कर नेताजी बोला, अब कहीं जाने का नहीं है। लाहौटी ने सहमति में सिर हिलाया। नेताजी प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा। कोटक ने खिड़की में से ही नेताजी कार को लौटते देख लिया था, इसलिए वो पहले ही दरवाजा खोले खड़ा था। लिफ्ट में सवार होकर नेताजी अपने बेडरूम वाली मंजिल पर पहुंचा। पता नहीं वो सोच रहा था हिला अभी लौट आई होगी या नहीं। अपने बेडरूम के दरवाजे के आगे वो ठिठका, फिर कुछ सोचकर वो आगे हिला के बेडरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। गलियारे में मोटा कारपेट बिछा हुआ था, इसलिए वो निशब्द
अगले दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, लेकिन फिर वही हाथ हैंडल पर पड़ा। उसने हैंडल घुमाकर दरवाजे को धक्का दिया तो वो निःशब्द खुल गया। हीला भीतर थी, दरवाजे की तरफ उसकी पीठ थी और वो अपना सामान पैक करती जान पड़ती थी। अरे हिला, वो बोला, तू कहीं जा। तब उसने पलंग पर पड़ा एक खुला सूटकेस और उसके भीतर पड़ा ग्रोडिंग स्पूल्स वाला टेप रिकॉर्डर दिखाई दिया। हिला का दिल नेताजी की आवाज सुनकर जोर से लरचा। उसने टेप रिकॉर्डर को अपने जिस्म की ओट में लेने की कोशिश की, लेकिन नेताजी का एकाएक खामोश हो जाना उसे बता रहा था कि टेप रिकॉर्डर पर उसकी निगाह पहले ही पड़ चुकी थी। नेताजी लंबे डग भरता उसके करीब पहुंचा। उसने बड़ी बेरहमी से हिला को एक और धकेल दिया और नेत्र फैलाए सूटकेस के भीतर पड़े टेप रिकॉर्डर को देखा। हिला ने अपने धाड़ धाड़ बजते दिल पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। बड़ी कठिनाई से उसके मुंह से बोल फूटा, अपने टीवी प्रोग्राम की तैयारी में मैं घर पर कुछ रिकॉर्डिंग कर रही थी। नेताजी ने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। उसने टेप रिकॉर्डर को सूटकेस में से निकालकर उसके पहलू में पलंग पर रखा। अपलक उन्होंने दोनों चीजों को देखा। साफ जान पड़ रहा था कि वो सूटकेस नहीं था, टेप रिकॉर्डर का कंटेनर था। वो धीरे से हिला की तरफ घूमा। उसने आखिरी नेत्रों से उसे देखा। हिला अपने आप में सिकुड़ कर रह गई। माइक कहाँ है? उसने पूछा। वो इतना आंदोलित था कि उसकी आवाज फंसकर कंठ से निकली। क्या? माइक, स्पीकर, माइक्रोफोन जो आवाजें पकड़ता है और टेप रिकॉर्डर तक पहुंचाता है, या कुछ और कहते हैं उसे। हिला के मुंह से बोल नहीं फूटा। नेताजी ने कमरे के चारों ओर निगाह दौड़ाई, जो कि आखिरकार विशाल खिड़की पर आकर टिकी। लंबे टक भरता वो उसके करीब पहुंचा। झटके से उसने भारी पर्दे आजू बाजू सरकाए तो एक पल्ले के नीचे से गुजरकर बाहर जाती दो पतली तारें उसे दिखाई थी। दो तारों का मतलब था दो माइक्रोफोन। वो खिड़की पर से घूमा और उसके करीब पहुंचा। अब तू ना भी बताए कि माइक्रोफोन कहाँ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दांत पीसता बोला, क्योंकि तेरी करतूत अब जाहिर है। क्या? साली, नेताजी ने उसे इतनी जोर का झापड़ मारा कि वो औंधे मुंह पलंग पर जाकर गिरी। जासूसी करती है? नहीं की बच्ची, इधर ही टिक के रह, हिलना नहीं। वो दरवाजे पर पहुंचा और बाहर निकल गया। हिला उछलकर खड़ी हुई। फायर एस्केप, अब वही रास्ता था निकल भागने का। उसने उधर एक ही कदम बढ़ाया था कि नेताजी वापस लौट आया। उसके हाथ में रिवॉल्वर थी और साथ में लाहौटी था। फायर एस्केप के रास्ते खिसकने की फिराक में थी क्या? नेताजी बोला, जैसे खिसक ही जाती। वो खामोश रही। मेरे को पता था तू ऐसी कोशिश करेगी, इसीलिए जल्दी लौटा, इसीलिए लाहौटी से गलियारे में बात नहीं की, इसे यहाँ साथ लेके आया। वो लाहौटी की तरफ घूमा। कार फिर निकाल और इसे पिछवाड़े की गली में लेकर जा। सहमति में सिर हिलाता लाहौटी चला गया। जी तो चाहता है कि यहीं तेरे को गोली मार दूं, पीछे दांत पीसता नेताजी बोला, पर मैं अभी कोई नया पंगा नहीं मांगता, इसलिए तू अपने पैरों पर चलकर मेरे साथ यहाँ से निकलेगी और कार में सवार होगी। फिर हम ड्राइव पर चलेंगे। कहाँ? हिला कंपित स्वर में बोली, जहाँ तेरे को शूट करना सेफ होगा। बहुत टाइम हो गया मेरे को रिवॉल्वर से गोली चलाए, पर भूल नहीं गया मैं कि कैसे चलाते हैं। आप मेरा खून करेंगे? चाहता तो हूँ चुल्लू भर भर के पीना खून तेरा, लेकिन अभी हालत ऐसे है कि मुमकिन नहीं। साली जानती नहीं किससे पंगा लिया। मम्मा मैंने कोई पंगा नहीं लिया, आप गलत समझ रहे हैं। गलत समझ रहा था, अभी ठीक समझ रहा हूँ। कमीनी, मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि मेरी जो दरख्वास्त सालों साल तुझे कबूल नहीं हुई, वो एकाएक क्यों कर कबूल हो गई। एकाएक क्यों कर ऐसा प्यार उमड़ा तेरे मन में कि मैं तुझे तेरा डैडी लगने लगा। लेकिन नहीं लगने लगा। तू आज भी मेरे से उतनी ही नफरत करती है जितनी की हमेशा करती थी। तू इस घर में बेटी बनकर नहीं आई, जासूस बनकर आई, दुश्मन बनकर आई। अब बोल, क्यों किया तूने ऐसा?